Hello everyone, very welcome to our channel online GS by दिवाकर and this is सत्यम परमार। फ्रेंड्स, अपना ये जो सेशन है जिसमें कि अपन डिस्कशन चल रहा था ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज का, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2020 एवं जून 2021 में जो मर्ज होकर के पेपर हुआ था ज्योग्राफी का, उसको देखेंगे। ये सेकंड शिफ्ट का है। शिफ्ट फर्स्ट का अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, स्टडी पीवाईक्यू यूट्यूब चैनल है, इस पर उस आपको कंप्लीट सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। साथ में अगर आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है जिसमें कि सभी जो आपको वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ हैं, ये सब चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीएस बाय दिवाकर सर। ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, प्ले स्टोर पर। ठीक है, ये आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है वहां से आपको ये मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि वो अपने रूप में उसको समाहित कर लेती है। दृश्य तरंग को करती है, मध्य तरंग विकिरण को करती है, दीर्घ तरंग में या फिर परावैंगनी में। तो ये जो अपने जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो कैसे करती है, इसमें ऑब्जॉर्व करती है समुद्री सतह के द्वारा, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, दीर्घ तरंग विकिरण या फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन समुद्री सतह के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दृश्य तरंग विकिरण यानी कि जो आंखों के द्वारा दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है आंखों के द्वारा, यह फिल्म व फोटो संसूचकों के द्वारा दूर संवेदन हेतु अनुकूलन होता है। किसके लिए होता है, जो फिल्म होती है, फोटो वगैरह होते हैं, इनके लिए काफी उपयोग में लाया जाता है। आगे जो मध्य तरंग विकिरण है, इसमें क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य का ये क्षेत्र होता है, जो कि दूर संवेदन एवं व्यावसायिक प्रसारण द्वारा वायुमंडलीय दशाओं का संग्रहण हेतु उपयोग किया होता है। परावैंगनिक किरणें क्या होती हैं, ये वायुमंडल की ओजोन गैस द्वारा अवशोषण कर ली जाती हैं। ठीक है, ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बारे में इसको बताया गया है। चलिए आगे देखिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका असर्शन रीजन का है, जिसमें कि कहा गया है भारत के राज्यों, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, कि जो भारत के राज्यों में है, मध्य प्रदेश ने जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति की संख्या का उच्चतम परसेंटेज, ये परसेंटेज में कह रहा है तो ये गलत है, उच्चतम परसेंटेज नहीं है। आगे कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश है भारत के मध्य भाग में स्थित है और इसके बड़े क्षेत्र में जंगल है। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, कि इसका जो बड़ा क्षेत्र है उसमें जंगल है, तथा सड़क से संपर्क तथा पहुंच इसकी बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ी इलाके ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो आपका ए गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो अप्रदूषित वर्षा जल है, इसके पीएच मान किसके बीच में होता है। अप्रदूषित पूछा गया है, पीएच मान कितना होता है इसका, पीएच 4 से लेकर के पीएच 5 के बीच में, 5 से लेकर के 6 के बीच में, 6 से लेकर के 7 के बीच में, 7 से लेकर के 8 के बीच में। तो जो अप्रदूषित होता है उसका पीएच मान पीएच 5 से लेकर के पीएच 6 के बीच में इसका मान होता है। चलिए इन मानों को देख लीजिए। 6 इसके मान है। इसमें समुद्री जल है, समुद्री जल जो होता है 8.4 होता है। रक्त का होता है पीएच वैल्यू 7.4। शराब का होता है 2.8। नींबू का होता है 2.2। और जो लार होती है, लार का होता है 6.5। मूत्र का होता है 6। और जो सिरका होता है, सिरका का पीएच वैल्यू होता है 2.4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जीव मंडलीय अरण्यों की राज्य संघ प्रसारित जो क्षेत्रवार स्थिति है उसको पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, जीव मंडलीय जो अरण्य है एवं राज्य या फिर जो संघ केंद्र शासित प्रदेश है उनकी पूछी गई है। मेघालय में नोकरेक है, जम्मू कश्मीर में शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल आपका लेह एंड लद्दाख में है। ठीक है, आगे कह रहा है क्षेत्रवार स्थिति इनकी पूछी गई है। उड़ीसा में
सिमलीपाल है, और जो तमिलनाडु में शेषाचलम हिल्स है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में शीत मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है ये वाला। आगे ये कह रहा है कि इसमें जो आपका सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल पाया जाता है। तो ये भी आपका जो तमिलनाडु, ये आपका गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में शेषाचलम हिल्स पाई जाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी एंड सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन आपके हिंदी और इंग्लिश में गलत दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं। मेघालय में नौकरी उड़ीसा में है। यहाँ पे इनके ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दी गई है। एक मिनट, इसकी आप व्याख्या देख लीजिए, ऑप्शन पे ना ध्यान दीजिए। देख लीजिए यहाँ पे आपके दिए गए हैं, मेघालय में नौकरेक है, उड़ीसा में सिमलीपाल है, ये जीव मंडल आगार स्थित है। ये आपका ए और बी सही होना चाहिए था, यहाँ पे ये सी को सही दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो टोटल जीव मंडल है 18 है। भारत में जैव विविधता में बढ़ते ह्रास दर को देखते हुए सभी जो जीवित स्रोत हैं उनके संरक्षण को अधिक और प्रभावशाली तरीके से संरक्षित करने के लिए 1986 में, डेट याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था। कुछ जीव मंडल हैं उनको देख लीजिए। नीलगिरी कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच में है। स्थापना वर्ष इसकी 1986 है। एक बार के लिए ये आपको याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए। नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस असम में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है, शीत मरुस्थल आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आपका जो वहां पे ऑप्शन सही होगा ए एंड बी होगा, जो कि इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, इंग्लिश वाले में दिया गया है, तो आप इसमें ए लगा लेंगे। ठीक है, नौकरी कहाँ पे है? मेघालय में है। और जो जम्मू कश्मीर में शीत मरुस्थल कह रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए था। उड़ीसा में सिमलीपाल ठीक कह रहा है, ए एंड सी यहाँ पे दे रहा है, इनका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आप इनको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर पृथ्वी सारी जो आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तब क्या होगा? स्थिर तापन जो आपका हीट है कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर शीतलन हो जाएगा, ठंडी हो गई। अगर ऊर्जा को अवशोषित करेगी तो पृथ्वी ठंडी होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी कैसी होगी? गर्म होगी। तापमान उसका स्थिर हो जाएगा। स्थिर संचरण होगा या फिर स्थिर परावर्तन होगा? जब परावर्तन तो एब्जॉर्ब कर रही है, तो फिर परावर्तन कैसे होगा आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, स्थिर तापन होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसकी व्याख्या। अगर जो पृथ्वी है सारी जो आपतित ऊर्जा होती है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, उसको अब्सॉर्ब कर ले, तब स्थिर तापन होता है। पृथ्वी के धरातलीय सतह पर जो प्राप्त सौलिक ऊर्जा है, सेंसिबल ऊष्मा में रूपांतरण होता है इसका। और जो धरातलीय सतह में भंडारित ऊर्जा, ऊर्जा का दीर्घ तरंग के रूप में धरातलीय सतह से वायुमंडल में विकिरण के द्वारा ये गमन हो जाती है। किसके रूप में जाती है? दीर्घ तरंग के रूप में ये चली जाती है। अतः जो पृथ्वी है, पृथ्वी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में धरातल पर सूर्य तक प्राप्त होता है, उनका परसेंटेज दिया गया है। देखिए, जब आप 0 डिग्री जो अक्षांश होता है आप लोगों का, भूमध्य रेखा होती है, वहां पे सूर्य तक कितना प्राप्त होता है? पूरा 100% प्राप्त होता है। अब 10% पे जाएंगे तो वहां पर 99% प्राप्त होगा। 20% पर जाएंगे तो 95% प्राप्त होगा। 30 पर पहुंच जाएंगे तो 88% है। 40 पर पहुंचने पर 79% है। 50 पर पहुंचने पर 68% मिलता है। 60 पर पहुंचने पर 57% मिलता है। और आप 70 पर पहुंचेंगे तो 47% है। 80 पर 43% और 90 पर कितना प्राप्त होता है? ध्रुवों पर जाकर के जो आपका पोलर एरिया है, 42% आपको सूर्य तक प्राप्त होता है। तो आप याद किसको रखेंगे? 0 डिग्री को और 90 डिग्री को। अभी आपसे 0 डिग्री का पूछा गया है, आगे आपसे इसमें अच्छा पूछा नहीं गया, क्वेश्चन आपका अलग था। लेकिन इन दोनों को आप याद रखेंगे कि 100% कहाँ पे प्राप्त होता है और ध्रुवों पर कितना प्राप्त होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विविधता में एकता है इसके निम्नलिखित में से किसने दिया था? हमबोल्ट ने, हेटनर ने, रिटर ने, या फिर ऑस्कर फेस्चेल ने? जो विविधता में एकता है इसकी अवधारणा दी हुई है कार्ल रिटर के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्या कहना चाह रहे थे ये। विविधता में जो एकता की अवधारणा है, कार्ल रिटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता रहे थे, हमबोल्ट के समकालीन रहे थे। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे रिटर के बारे में। रिटर ने भूगोल के लिए जर्मन में अर्डकुंडे अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किसने किया है? रिटर ने किया है, ये भी याद रखेंगे। रिटर ने अपने अध्ययन में आनुभाविक विधि, तुलनात्मक विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, इन सभी विधियों का एवं मानचित्रण विधियों का प्रयोग किया हुआ है। ये भी रिटर के बारे में याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि जो कार्ल रिटर हैं, इन्होंने अपने विचारधारा में पार्थविकता, नियतिवाद, मानव केंद्रित भूगोल, संपूर्ण संकल्पना आदि का यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। किसमें? अपनी जो अवधारणा है, विचारधारा है, उसमें। किस किस का दिया है? पार्थविकता का दिया है, नियतिवाद का दिया हुआ है, मानव केंद्रित भूगोल का दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल के विषय में कौन सा कथन सत्य पूछा गया है? समुद्री जल में जल का जो घनत्व होता है, तापमान, दबाव एवं लवणता पर निर्भर करता है, तथा जो घनत्व है, घनत्व पर जल की अभिसारता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको काट देंगे। आगे कह रहा है कि जो तापमान है, तापमान बढ़ने घटने से जल के ऊष्मीय विस्तार में परिवर्तन होता है। बिल्कुल परिवर्तन होगा जब तापमान घटेगा, बढ़ेगा, तो जो जल का ऊष्मीय विस्तार है उसमें परिवर्तन देखा जाएगा। आगे कह रहा है कि जो मध्य अक्षांश है वहां पे अत्यधिक वर्षण के कारण घनत्व अधिक होगा। अत्यधिक वर्षा आपकी कहाँ पे होती है? 0 से लेकर के 10 डिग्री के बीच में होती है वर्षा, साउथ में एंड नॉर्थ में। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे? ए एंड सी लगा देंगे, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंध नहीं है? आई बॉल जो अवलोकन भित्ति होती है, यहाँ पे बिल्कुल आई बॉल बनती है। सर्पिल पट्टी बनती है, वलयाकार पट्टी बनती है। एक मान जो सर्पिल है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। एकमात्र सर्पिल है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंधित नहीं होता है। जबकि यहाँ पे अवलोकन भित्ति कह रहा है, सर्पिल पट्टी कह रहा है, वलयाकार पट्टी है, ये सब किससे संबंधित हो जाएंगी? उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। अयनवर्ती अगर आप क्षेत्रों में जाएंगे, यानी कि जो 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में जाएंगे, तो वहां पे जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात उनको कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे बढ़िए। ये जो क्षेत्र होते हैं, निम्न वायुदाब वाले अभिसरण पर संचरण होते हैं, जिनकी की औसत व्यास होती है 640 किलोमीटर, इनका औसत व्यास होता है। विश्व के विभिन्न भागों में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नाम कौन से होते हैं, इनको भी देख लीजिए। हरिकेन, हरिकेन कहाँ पे आता है? ये आपके कैरेबियन सागर में आता है। दक्षिण पूरब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां पे आप लोगों को हरिकेन देखने को मिलता है। चक्रवात अगर आप देखना चाहेंगे तो वो आपको बांग्लादेश में मिलेगा। भारत के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे भी चक्रवात देखने को मिलता है। बिली बिली मिलता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 है, सूची 2 को इसमें सुमेलित करना है। चलिए पढ़िए। प्रकाश मंडल जो फोटोस्फीयर होता है, और आगे कह रहा है माउंडर न्यूनतम होता है, एबीसी है, परागणक है जो पोलन ग्रेन है। ये क्या होते हैं? किस इनके मानदंड दिए गए हैं। प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर है, ये होता है क्या? सौर प्रदीप्ति की बात कर रहा है। ठीक है। माउंटन न्यूनतम होता है, सौर कलंक है ये। एबीसी, इसमें क्या होता है? जो आपके प्रदूषकों की सतह का बनना होता है एबीसी में। और जो आपके परागणक होते हैं, यानी कि जो परागणक एवं बीजाणुओं का अध्ययन जो होता है, वो परागणक कहलाता है। तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। इसको सही से टिक लगा करके और फटाफट से बढ़ जाएंगे कहाँ पे? आगे। और सेशन अगर आपने शेयर नहीं किया तो आप इसको भी कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें सूची 1 है, सूची 2 है, इनको सुमेलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं इनको सुमेलित। मेरा ये जो आपकी संस्कृति होती है, संस्कृति में क्या होता है? संस्कृति गुणों के कार्यात्मक रूपों में अंतर संबंध ये नहीं होगा। एक दिया गया है संस्कृति, दूसरा दिया गया है संस्कृति संकुल, संस्कृति क्षेत्र और संस्कृति एकीकरण। ठीक है,
तो यहाँ पे जो वह विशिष्ट क्षेत्र जो विशेषताओं के आसपास क्षेत्रों से अलग होता है तो इसको क्या कर देंगे अलग, यानी कि ये हो जाएगा आपका एकीकरण हो जाएगा। आगे कह रहा है संस्कृति का यहाँ पे दिया गया है विशिष्ट व्यवहार होते हैं, यानी कि कई तरह के यहाँ पे व्यवहार होते हैं। प्रतिरूप समाज और समूहों का अनुकलन होता है यहाँ पे, यानी कि एक ग्रुप में रहते हैं लोग, तो ये एक ग्रुप में क्या हो जाएगी कई तरीके की संस्कृति हो जाएगी। आगे कह रहा है संस्कृति संकुल कॉम्प्लेक्स इसमें बात कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक गुण होते हैं जो कि कार्यात्मक रूप से अंतर संबंधित रहते हैं। तो ये किसमें संबंधित रहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एक ग्रुप बनेगा, उनमें ये संबंधित रहेंगे। तो यहाँ पे आपका बी का हो जाएगा फर्स्ट। बचा कौन सा, सांस्कृतिक क्षेत्र बना, बचा तो यहाँ पे जो समाज शास्त्रीय प्रौद्योगिकी है सैद्धांतिक है उप प्रजातियों का अंत पारात प्रकृति, तो ये हो जाएगा यहाँ पे संस्कृति क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ए का यहाँ पे आप थर्ड लगा लेंगे, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का यहाँ पे फोर्थ है और डी का सेकंड है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए का थर्ड है, सी का यहाँ पे फोर्थ हो रहा है, एक मिनट एक मिनट, ए का थर्ड है ठीक है, बी का यहाँ पे फर्स्ट हो गया ठीक है, सी का संस्कृति क्षेत्र ये आपका सी का सेकंड होगा ठीक है, और जो डी है डी का कल्चर इंटरलॉकिंग होगा, संस्कृति एकीकरण दिया गया है इसमें, तो ये आपका समाजशास्त्री प्रौद्योगिकी सैद्धांतिक प्रजातियों का अंतःपारात प्रकृति होगा। ये आप इसको इसमें लगा लेंगे ठीक है, एक मिनट आप इसको इरेज कर लीजिए। संस्कृति है, संस्कृति क्या होती है यहाँ पे विशिष्ट व्यवहार संबंधी प्रतिरूप समझ और समूह का अनुकलन हो जाएगा। संस्कृति संकुल में आ जाएगा, सांस्कृतिक गुण हो जाएंगे जो कि कार्यात्मक रूप से अंतर संबंधित होते हैं। संस्कृति क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वह क्षेत्र जो विशिष्ट विशेषताओं से आसपास के क्षेत्रों से अलग होता है, ये संस्कृति क्षेत्र हो जाएगा। और जो संस्कृति एकीकरण है ये आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए और भी देख लीजिए इनके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संस्कृति क्षेत्र क्या होता है, संकुल क्षेत्र क्या होता है, और संस्कृति क्षेत्र क्या होता है, और संस्कृति एकीकरण क्या होता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित में से वनस्पति की कौन सी जाति उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित नहीं है। ठीक है, कटीले वनों से, तो कटीले वनों में आपकी कौन सी आती है, खेजड़ी आती है, बबूल आते हैं, कीकर आते हैं, ये सब आपके किससे संबंधित हो जाएंगे कटीले वनों से। तो ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है, बी दिया गया है और इसमें ई दिया गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप बी वाले को काट देंगे कि ये नहीं होगा, और आप ई वाले को काट देंगे ये भी नहीं होगा, और डी वाले को काट देंगे, इसमें बी एंड सी दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ए सी एंड डी दिया गया है इसमें, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि ये कटीले बंदरों से संबंधित नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन तेंदु, और तेंदु के बाद में हल्दू। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए इनकी। तेंदु तथा जो हल्दू वनस्पति है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं वहां पे ये वनस्पति पाई जाती है। जबकि आपके निर्मली है, खेजड़ा है, बबूल है, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, कांटेदार शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति है। भारत में देख लीजिए कौन कौन से वन, किस किस वन जो वन है या फिर उनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करेंगे तो वहां पे आपको ताड़ मिल जाएगा, महोगनी है, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस, रोजवुड, बेंत, ये सब पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में देखिए तो वहां पे आपको साल के वृक्ष मिल जाएंगे, सागौन के, शीशम के, चंदन के, आम के, साखू, आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये सब पतझड़ वनों में मिलेंगे। और जो कटिबंधीय घास के मैदान है यहाँ पे पेड़ नहीं दिए गए हैं। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनों में खजूर है, रीठा है, केर, बेर, करील आदि, ये सब मरुस्थलीय कांटेदार वन हो जाएंगे। डेल्टाई वनों में देखेंगे तो वहां पे आपको मैंग्रोव है, कैसरूना है, फोनिक्स है, नीपा है, सुंदरी, ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, डेल्टाई क्षेत्रों में। पर्वतीयों में जाएंगे तो आपको फर, स्प्रूस, चीड़, सनोबर, ब्लू पाइन, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत की जो पर्वतीय जलवायु है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? पढ़िए इनको। सूर्य के अभिमुख और विमुख ढालों के तापमान में भारी अंतर होता है यहाँ पे। जो कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर बिटवीन द सनी एंड शैडो स्लोप्स। और आगे कह रहा है कि तापमान का प्रसार यानी कि रेंज अधिक होता है, दिन के तापमान का यहाँ पे प्रसार अधिक रेंज होता है। वर्षा की अनिश्चितता होती है जिसमें सूखा पड़ने पर फसल खराब होने की संभावना होती है, सही नहीं है पूछा गया है ना पर्वतीय जलवायु के बारे में। उच्च तापमान के साथ में उच्च आर्द्रता होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए एंड बी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी। जो भारत का पर्वतीय जलवायु जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जो जलवायु प्रदेश है सूर्य के अभिमुख और विमुख ढालों के तापमान में अंतर पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जून का औसत तापमान होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 के बीच में पाया जाता है। और शीत ऋतु में अगर आप जाएंगे तो वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और भी कम यहाँ पे पाया जाता है। वर्षा की मात्रा अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर में घटती जाती है। अधिक ऊंचाई के भागों में यह हिमपात के रूप में होती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा की अनिश्चितता है जिससे कि सूखा पड़ने और फसल खराब होने की संभावना बनी रहती है। यह जो पर्वतीय क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी के करीब होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में महासागरीय प्रभाव के कारण बने रहने के कारण जो तापमान है उच्च होता है, उच्च आर्द्रता बना रहता है। जो ए भी होगा वो गलत हो जाएगा और सी डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तापमान का यहाँ पे प्रसार यहाँ पे अधिक दिया गया है, वो यहाँ पे गलत है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन पछुआ पवन से अधिक संबंधित है? पछुआ पवनों की बात कर रहा है। प्रचंड पचासा है, ठीक है। बॉयल्स का जो गैस नियम है, वॉकर परिसंचरण है, रॉसबी बेब्स है। तो जो पछुआ पवनों में हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा क्या, प्रचंड पचासा, जो कि बोला जाता है कहाँ पे, दक्षिणी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पे जो आपको दक्षिण में 50 डिग्री पे जाएंगे अक्षांश पर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रचंड पचासा के नाम से बोला जाता है पछुआ पवनों को। और जो आपके रोसबी तरंगे हैं ये भी किससे संबंधित हो जाएंगी, पछुआ पवनों से हो जाएंगी, ठीक है। ए एंड डी यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए उनकी व्याख्या। प्रचंड पचासा एवं जो आपकी रोसबी तरंगे हैं पछुआ पवनों से संबंधित है। पछुआ पवनें जो हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती हैं। दोनों गोलार्धों में चलती हैं, स्थायी पवन होती हैं, पछुआ पवन इनको कहा जाता है। ये जो प्रचंडता है यानी कि इतनी भयंकर चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, इनके बीच में क्यों चलती है दक्षिणी गोलार्ध में इतनी भयंकर तरीके से, क्योंकि वहां पे इनके लिए कोई रुकने की परिस्थितियां नहीं होती, कोई भी वहां पे स्थलाकृति नहीं है, तो ये हवाएं रुकती नहीं है, तेज होती जाती है। तेज होती जाती है तो इनके अलग अलग अक्षांशों पर जाकर के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि गरजती चालीसा 40 डिग्री से लेकर के 50 के बीच में, प्रचंड पचासा 50 से 60 के बीच में, और 60 से 65 के बीच में चीखता साटा इसको कहा जाता है। बौकर परिसंचरण एवं जो एल्निनो है दक्षिणी दोलन है, इंसो की जो घटना है इससे संबंधित है। और जो जीटी बौकर है इनके नाम पर इसका प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सामान्यता इस विचारधारा की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके दौरान जो उत्तर उत्तर का जो यूरोप है उसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ था। ये किसने कहा है, बी ऑप्शन आप सही लगा देंगे, अगासीज का है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी। उत्तरी यूरोप का जो अधिकांश भाग है बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इस संबंधी जो विचारधारा है वैधता को स्थापित करने का श्रेय जाता है लुइस अगासिस को। पेंक है और जो ब्रुकनर है इन्होंने यूरोप महाद्वीप में हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया हुआ है, जो कि गुंज, मिंटेल, रुस्म, लिस एवं बुर्म के नाम से जाने जाते हैं। इनका सीक्वेंस याद रखेंगे। और जो उत्तरी अमेरिका है उसमें भी 4 हैं हिमयुग, उनके नाम है नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय एवं विस्कॉन्सिन। इनके भी आप क्या रखेंगे, क्रम को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उच्चावच के स्वरूप दिए गए हैं, महासागरों के नाम दिए गए हैं। प्लूटो रिको कहाँ पे मिलता है? सुंडा खाई कहाँ पे मिलती है? फिलीपाइन एवं पॉइंट बेरू। तो जो आपको सुंडा खाई मिलती है हिंद महासागर मिलेगी। प्लूटो रिको मिलती है जो अटलांटिक महासागर है इसमें। फिलीपींस मिलता है पैसिफिक में। और जो आपका पॉइंट बेरो है ये मिलता है कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र ने समूह में 35% से अधिक नगरीय जनसंख्या दर्ज किया है? 35% से अधिक की पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये नहीं होगा। गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि 35% से अधिक यहाँ पे नगरीय जनसंख्या दर्ज की गई है। देख लिए किस प्रकार से की गई है। आगे मच्छर परेशान कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे गोवा है, गोवा में 62.2% नगरीयता है। मिजोरम सेकंड नंबर पे 52.1% है। तमिलनाडु 48.45% है। केरल में 47.7% है। गुजरात में 42.60% है। सबसे ज्यादा किसकी है? गोवा की है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरोन्मुख ढाल है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से वनाच्छादित बना रहता है? किसकी वजह से रहता है ये? विकिरण तीव्रता से, संवेग ऊष्मा से, ऊष्मा के विसार से, या फिर रैले बिखराव से? पर्वतीय क्षेत्रों में पूछा गया है, वनाच्छादित बना रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विकिरण की तीव्रता से, यानी कि रेडिएशन इंटेंसिटी के द्वारा बना रहता है। व्याख्या देख लीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरोन्मुख ढाल है, विकिरण तीव्रता के कारण वनाच्छादित बना रहता है, यानी कि वनों से आच्छादित रहता है, ये वनों से ढका रहता है। लॉर्ड रैले के द्वारा इन्होंने सौलिक विकिरण के प्रकीर्णन की प्रक्रिया तथा उसके बहुआयामी प्रभाव का गहन अध्ययन किया। इसी कारण से जो प्रकीर्णन है इसकी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? रैले प्रकीर्णन कहा जाता है। वह ऊर्जा जो किसी पदार्थ का ताप बढ़ा देती है और उसे तर्क संवेद ऊष्मा या फिर सेंसिबल हीट कहा जाता है, जो कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के परावर्तन में बदल जाता है। उल्लेखनीय जो जल है प्रकट ताप है, लिटेंट हीट कहलाती है। क्या होती है? जो ताप प्रकट नहीं हो पाता है उसको क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऊर्जा स्थानांतरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं मिलकर भूपृष्ठ पर और वायुमंडल के बीच में जटिल विनिमय प्रभाव डालते हैं। आसक्ति यानी कि एडिक्टिव संवेद ऊष्मा और अदृश्य ताप के स्थानांतरण के द्वारा स्थानीय और प्रादेशिक ऊर्जा संतुलन बनाए रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना का विरोध किया गया था? किसके द्वारा किया गया था इसका विरोध? हंटिंगटन और सैंपल के द्वारा, बाइडन डीला ब्लॉस एवं लुसियन फेब्रे के द्वारा, ये संबंधित थे मानव भूगोल से। और जो आपके हम्बोल्ट है एवं रेडजेल के द्वारा, रिटर और फेबर के द्वारा, या फिर ब्लॉस एवं रेकलस के द्वारा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बाइडल डीला ब्लॉस है और लुसियन फेब्रे है। और साथ में इनका नाम याद रखिएगा आप, जो ब्लॉस एवं रेकलस है, इन्होंने विरोध किया था किसका? पर्यावरणीय निश्चयवाद का। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए कौन कौन संबंधित है इससे। बाइडल डीला ब्लॉस, लुसियन फेब्रे, एलिस रेकलस, ये इन्होंने क्या किया था? पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना की थी और इसका विरोध किया था। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, संभववाद से ये रिलेटेड थे। भौगोलिक एकता, प्रादेशिक अध्ययन तथा सांस्कृतिक भूदृश्य में ये महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। इन्होंने माना है कि मनुष्य स्वयं समस्या समस्या और उसका हल दोनों है। क्या है? मनुष्य के उन्होंने योगदान दिया हुआ है। और जो प्रकृति क्या है उसकी एक उपदेश का मात्र है। ये किसने कहा है? बाइडल डीला ब्लॉस है, लुसियन फेब्रे है, एलिसी रेकलस है, इनका आप नाम याद रखेंगे। जबकि जो नियतिवादी विचारक हैं उनके अनुसार मनुष्य क्या है? पर्यावरण की विशिष्ट देन है, यानी कि जो मनुष्य दिया गया है पर्यावरण के द्वारा गिफ्ट में दिया गया एक बहुत ही उपहार है अच्छा वाला, जो कि पर्यावरण ने दिया है। और जो समस्त मानवीय क्रियाएं होती हैं भौतिक दशा यानी कि पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस विचारधारा का सर्वाधिक विकास हुआ था 19वीं एवं जो आरंभिक है 20वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था जर्मनी में। और ये जो विचारधारा है इसके समर्थक रहे थे रेटजेल, इसी सैम्पल और जो एल्वर्स हंटिंगटन है, ये किससे संबंधित रहे थे?
नियतिवाद या फिर पर्यावरणवाद से ये संबंधित रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में जो पुरातत्वविद थे स्थायी मानव अधिवासों के साक्ष्य पाते हैं? कहाँ पे स्थायी मानव अधिवास मिले थे? पुरापाषाणिक अवधि में, कांस्य युगीन में, नवपाषाणिक में, या फिर चित्रित प्रतिष्ठित जो क्लासिकल अवधि है इसमें। तो जो आपके स्थायी मानव अधिवास मिले हुए हैं नवपाषाणिक अवधि में मिले हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी आप व्याख्या पढ़ लीजिए। नवपाषाणिक अवधि है, इसमें पुरातात्विक स्थायी मानव के अधिवास साक्ष्य मिले हुए हैं। नवपाषाण संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों इनका उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी रहा था, यानी कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों वो बन चुका था। यह कृषि कार्य और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था, यानी कि जब तक नवपाषाण की स्थिति अपनी आई थी कृषि कार्य और पशुपालन दोनों ही यहाँ पे होने लग गए थे। भारतीय पुनर्वासन काल को मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर और औजार के स्वरूप में जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में इनको बांटा गया है। पहला है निम्न पुनर्वासन काल, मध्य पुनर्वासन काल, उच्च पुनर्वासन काल। 3 इसमें डेट याद रखिएगा, डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक है, इनकी विशेषता नहीं है पूछा गया है। आर जो है चयन के उद्भव से स्वतंत्र है। आगे कह रहा है कि जो आर मापक से स्वतंत्र है, ठीक है। -1 और +1 के बीच में स्थित है आर, ठीक है, ये भी सही कह रहा है, ये तो बी तीनों सही हो जाएंगे। आगे कह रहा है ये कि जो आर है, आर बराबर +1.0 से लेकर के पूर्णतः नकारात्मक सहसंबंध होता है। नकारात्मक नहीं होगा, कैसा होगा, सकारात्मक होगा। आगे कह रहा है कि जो r बराबर -1.0 दिया गया है पूर्णतः धनात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। डी और ई गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए इनके जो चर हैं इनके मान है +1.00 दिया गया पूर्ण धनात्मक होता है, -1.0 होता है पूर्ण ऋणात्मक होता है। अब इनको देख लीजिए +9.0 से लेकर के 1.00 है, प्लस में अत्यधिक धनात्मक हो जाएगा, माइनस में दिया गया होगा तो ये अत्यधिक ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है। +2.0 है यानी कि अल्प धनात्मक हो जाएगा, -2.20 है वो क्या हो जाएगा, अल्प ऋणात्मक हो जाएगा, शून्य यानी कि पूर्ण अभाव हो जाएगा। ये आप सहसंबंध गुणांक है, इनको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का जो आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से कितनी दूर पूछा गया है, इकोनॉमिक जोन पूछा गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 112 नॉटिकल मीन है, 120 है, या फिर 200 नॉटिकल माइल्स हो जाएगा। सी ऑप्शन, इसको EEZ भी कहा जाता है। ये कितना होता है, बेस जो अपना जो क्षेत्र होता है उससे दूरी बनाए, यानी कि ये अपना इंडिया हो गया। इंडिया का जो आपका स्थलीय भाग है यहाँ से 200 मील नॉटिकल मील चले जाएंगे समुद्र में, ये आपका जो क्षेत्र होगा 200 मील है, इसको कहा जाता है क्या, आर्थिक क्षेत्र या फिर इकोनॉमिक जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी। व्याख्या क्या यहाँ पे, इसको ये देखिए, ये क्या होती है, कल्पित रेखा होती है, इसमें कोई अपन बाउंड्री नहीं बनाते हैं पत्थर वगैरह की, ईंट वगैरह की, सिर्फ एक मानी हुई रेखा होती है जिसको कि सभी देश मानते हैं। प्रादेशिक सीमा यानी कि जो आपकी टेरिटोरियल सी है इसकी दूरी हो तो वो 12 मील होती है। जो आपके कॉन्टिन्यूस जोन होता है, संलग्न सीमा होती है, 24 समुद्री मील होती है। ऐसा नहीं है कि 12 के बाद में 24 होगा, नहीं, ये आपका 12 + 12 = 24, ठीक है, ऐसे 24 होता है। और इसके बाद में जो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जेड जोन है, यानी कि EEZ है, इसकी दूरी कितनी होती है, 200 नॉटिकल मील इसकी दूरी होती है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय स्थल मॉडल का वर्णन करता है, कौन करता है ये, वस्तु और केंद्रीय स्थल मॉडल का पूछा गया है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो कि क्रिस्टोलर के द्वारा दी गई थी, इसका पूछा गया है, तो चलिए बताते हैं। इसमें जो वस्तु है और सेवा है उनके प्रवाह के आधार पर शहरी और बाह्य क्षेत्रों का स्थानिक प्रतिरूप होता है, आय समूह का प्रतिरूप होता है, रिहायशी स्थानों का प्रतिरूप है, या फिर सांस्कृतिक स्थानों का प्रतिरूप है। तो जो केंद्रीय स्थल मॉडल है ये बात करता है किसकी, वस्तु है और सेवाएं हैं उनके प्रवाह के आधार पर शहरी
और जो बाह्य क्षेत्र है उनके स्थानिक प्रतिरूप की ये बात करता है। ए ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो केंद्रीय स्थल शब्द है इसका प्रयोग किया था किसने? मार्क जेफरसन ने। मॉडल दिया हुआ है केंद्रीय जो स्थल मॉडल है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, किसकी दी गई है? क्रिस्टोलर के द्वारा दी गई है 1933 में। इसका प्रतिपादन किया गया था वॉल्टर क्रिस्टोलर ने, ठीक है। और दक्षिण जर्मनी के बस्तियों का इन्होंने अध्ययन किया था, इनका इन्होंने आधार बनाया था। उन्होंने किसी भी क्षेत्र के समूचे पदानुक्रम के लिए एक स्थिर यानी कि के को इन्होंने कांस्टेंट माना था। तीन वैल्यू रखी थी। तीन वैल्यू कौन सी रखी थी? बाजार नियम इन्होंने के बराबर 3 दिया था। यातायात नियम में इन्होंने के बराबर 4 दिया था। और जो प्रशासकीय नियम है इन्होंने के बराबर 7 दिया था, ठीक है। ये आप रखेंगे आप किसके बारे में? क्रिस्टोलर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। वेगनर है, वेगनर ने विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया जाता है? हिमयुग और हिमनदी संचलन के लिए, समुद्री तट और जो हिमनद है, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं। समुद्री तट और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता के लिए, भूआकृति और महासागर तल के वितरण के लिए, या फिर विश्व में मुख्य जलवायु वितरण के लिए। तो ये आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन जलवायु जो वितरण हुआ था और जो समुद्री तट है हिमनद है उनकी भूवैज्ञानिक समानता के लिए इन्होंने अपना अल्फ्रेड वेगनर ने अपना ये सिद्धांत दिया हुआ था। बी एंड डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये के सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। अल्फ्रेड वेगनर है जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायु वेत्ता है। कौन है? जलवायु वेत्ता है तथा भूगर्भवेत्ता भी है, ये भूशास्त्रवेत्ता कह लीजिए। वेगनर का जो सिद्धांत हुआ था उसका प्रतिपादन 1912 में किया था। उनका जो सिद्धांत था मुख्यतः समुद्री तट हिमनद को भूवैज्ञानिक समानता विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए उन्होंने प्रतिपादन किया था इसका। वेगनर जो थे मुख्यतः महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जैसे कि महाद्वीपों में साम्यता, महासागरों के पार जो चट्टान है उनकी आयु में समानता, स्टिलाइट्स है, प्लेसर निक्षेप है, जीवाश्मों का वितरण है, इन सभी में इन्होंने इसके लिए इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्राणी शास्त्र है या फिर प्राणी जातीय समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक परसेंट है? सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं आपके? उभयचर या जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, कीट हैं, तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं स्थान पर वो हो जाएंगे एम्फीबियंस, उभयचर हो जाएंगे, ठीक है। उभयचर कौन से होते हैं? जो कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे रह सकते हैं? जल में और स्थल में दोनों जगह पर ये रह सकते हैं। इनकी त्वचा नम होती है यानी कि शल्क रहित होती है। असमतापी प्राणी होते हैं। अंडू सजने यानी कि ये अंडा देते हैं। जो सरीसृप होते हैं अधिकांशतः कहाँ पे रहते हैं? स्थल भाग पर रहते हैं। जिनका शरीर शुष्क होता है, शल्क युक्त होता है, त्वचा से इनका शरीर ढका रहता है, जो कि शल्क केराटिन से बने होते हैं। ये आप सरीसृप के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति से विचार दिया हुआ है? अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न हाकल या फिर इब्न खल्दून। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भारत के मानसून की उत्पत्ति से विचार दिया हुआ है अल मसूदी ने दिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। अल मसूदी है, अल मसूदी ने भारत में मानसून की उत्पत्ति से विचार दिया था। अल मसूदी ने पृथ्वी के गोलाभ आकृति की पुष्टि की थी। उन्होंने बंगाल की खाड़ी यानी कि हरिकेन जो सागर है उनकी मानसूनी हवाओं का वर्णन किया था। एक मौसम विज्ञानी की दृष्टि से इनका वर्गीकरण किया है। और उन्होंने जो विश्व है विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। किताब मुराज अल दहाब इनकी प्रमुख पुस्तक है। अल बैरूनी है, इनके कुछ ग्रंथ दिए गए हैं अल बैरूनी के। ये अल मसूदी के नहीं है, बैरूनी के हैं। किताब अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, किताब अल सैयदना, ये किसकी लिखी गई है? अल बैरूनी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन और चक्रवात से होने वाली क्षति के खतरा क्षेत्र को आरोही क्रम में क्षेत्र और राज्यों को क्रमबद्ध करना है, ठीक है। कहाँ पे? आरोही क्रम में करना है यानी घटते से बढ़ते में करना है, ठीक है। घटते से बढ़ने में जाएंगे या फिर बढ़ते से, ठीक है। चलिए, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, चलिए लगा लीजिए इनको। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन सा यहाँ पे? पूर्वी तटीय मैदान सबसे एंड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे खतरा ज्यादा होता है। उससे पहले यहाँ पे आ जाएगा कौन सा?
कर्नाटक यानी कि जो तटीय क्षेत्र है इनको छोड़ करके जो भाग हो जाएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र का अधिकतम भाग, उसके बाद में राजस्थान और उसके बाद में आपका पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। यानी कि आपका DCBA C ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक सागर में किस महीने में समुद्र बर्फ का अधिकतम विस्तार पाया जाता है? दिसंबर है, फरवरी है, जनवरी या फिर मई है? तो यहाँ पे आपका जो आर्कटिक सागर है यानी कि आपका ये बात कर रहा है आर्कटिक सागर यानी नॉर्थ की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपका ये सही हो जाएगा। मई महीने में बर्फ का जो अधिकतम विस्तार पाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। आर्कटिक सागर है, मई के महीने में समुद्री बर्फ का अधिकतम विस्तार पाया जाता है। आर्कटिक जो महासागर है कहाँ पे पाया जाता है? यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जिसके चारों ओर में वनस्पति विहीन यानी कि कोई भी वनस्पति नहीं है, परमाफ्रॉस्ट उपस्थित है। यानी परमाफ्रॉस्ट क्या है? बर्फ मिलती है वहां पे। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ की जो मात्रा है उसमें कमी आई है। आर्कटिक के जीवन चक्र में बर्फ के रहने वाले जो जीव हैं, प्राणी प्लवक हैं, पादप प्लवक, मछलियां, समुद्री स्तनधारी पक्षी, स्थलचर, पादप, मानव, ये सभी शामिल होते हैं। इस महासागर का तापमान लवणता मौसम के अनुसार बदलता रहता है। क्योंकि इसमें बर्फ पिघलता है और जमता रहता है, तो ग्रीष्म काल में यहाँ की जो बर्फ होती है लगभग 50% पिघल जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असमानताओं के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली 45 डिग्री की समान वितरण रेखा कहलाती है? क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। असमानताओं के मापन के लिए विकिरण आरेख, आयत या फिर लॉरेंज वक्र। जो असमानताओं के मापन के लिए जो रेखा मानी जाती है उसको कहा जाता है लॉरेंज कर्व या फिर लॉरेंज वक्र कहा जाता है। इसकी खोज की थी मैक्स लॉरेंज ने, इसलिए इसका नाम हो गया लॉरेंज वक्र। और 1905 में इन्होंने इसका विकास किया था। ठीक है। आयत चित्र या फिर हिस्टोग्राम है, ये क्या होता है? बारंबारता बंटन को प्रस्तुत करने का सबसे सरल माध्यम होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग के लिए एक लंबवत आयत या फिर स्तंभ बनाया जाता है। ये किसमें बनाया जाता है? आयत चित्र में या फिर हिस्टोग्राम में बनाया जाता है, जिसका कि क्षेत्रफल संगत क्या होता है? बारंबारता के समानुपाती होता है। ये आप याद रखेंगे। किसके बारे में? हिस्टोग्राम के बारे में। आगे बढ़िए। कुछ जो गोल दिए गए हैं SDG, चलिए इनके गोल दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। मंद दिए गए हैं। गोल 1, गोल 2 यानी लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, लक्ष्य 5 दिया गया है। पढ़िए इनको और इनको लगाइए। लक्ष्य 1 में क्या रखा गया था? समुद्र जल डेटा आधार, यानी कि गोल 1 में हो जाएगा यहाँ पे ए का यहाँ पे हो जाएगा 4th। सेकंड में दिया गया है क्या? सेकंड जो आपका गोल सेकंड है, नागरिक और राज्य की क्रियाओं को बढ़ावा देकर जल संरक्षण करना। गोल 3 में दिया गया था वेद जो क्षेत्र है उन पर विशेष ध्यान देना। गोल 5 में दिया गया था बेसिन स्तरीय एकीकृत जल संसाधन इनका प्रबंधन करना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। जब एक कंपनी है जब एक निर्माता कंपनी अपने आपूर्तिकर्ता या फिर जिन्हें वह अपने उत्पादों की आपूर्ति करता है उनके बहुत पास स्थित हो, तब उसको कहा जाता है क्या? नगरीय अर्थव्यवस्था, आंतरिक अर्थव्यवस्था, विपणन अर्थव्यवस्था या फिर लोकलाइजेशन स्थानीयकरण अर्थव्यवस्था। तो ये क्या है? अपने आपूर्तिकर्ता या फिर उनके उत्पादों की बहुत पास में हो, यानी कि वो लोकल एरिया में स्थित है। BD ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। स्थानीयकरण अर्थव्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीयकरण अर्थव्यवस्था आप लोगों ने देख ली। दूसरी जो शहरी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि सिलिकॉन वैली में अत्यधिक केंद्रित या फिर उच्च तकनीक उद्योग औद्योगिकरण का उदाहरण होता है। शहरी अर्थव्यवस्था तब उत्पन्न होती है जब शहर के आकार से उत्पादकता में वृद्धि होती है। लॉस एंजल्स है, ये क्या है? शहरी जो अर्थव्यवस्था होती है उनका उदाहरण है। बाजार अर्थव्यवस्था देखिए, इनमें क्या होता है? व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना होता है, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का नियमन करता है। जैसे कि जापान हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका बाजार अर्थव्यवस्था हो जाएगी।
आगे पूछा गया है सर्क किस प्रकार की श्रेणी में आता है? पहली श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में? पहली श्रेणी में आपके महाद्वीप, महासागर ये सभी आ जाते हैं। द्वितीय श्रेणी में आपके पर्वत, पठार, मैदान आते हैं। तीसरे में आपकी ये सभी भू आकृतियां आ जाती हैं, स्थलाकृतियां आ जाती हैं आपकी, जो उसमें के सर्क आ रही है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दिए गए हैं सभी। पहली श्रेणी में पर्वत जो महाद्वीप है, महासागर आ जाएंगे। दूसरी में पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान। तीसरी में जो भी आपकी स्थलाकृति बनती है नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, पवन के द्वारा, आपकी हिमनद के द्वारा, ये सभी अपर्दन निक्षेपण के द्वारा जो भी स्थलाकृति बनती है वो किसमें आती है? तीसरे में आती है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर ऑर्डर जो रिलीफ फीचर्स होते हैं ये कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए आप तब तक। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जल पर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल है? कौन सा है? सूर्य है, शुक्र है, चंद्रमा है या फिर बल है? तो जो समुद्री जल पर सबसे ज्यादा यानी कि अधिकतम ज्वार आता है वो कौन सा हो जाएगा बल? चंद्रमा का बल हो जाएगा। ठीक है, दो बल लगते हैं इस पर। दोनों बल कौन कौन से होते हैं? केंद्र प्रसारित बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। दो तरह के यहाँ पे बल उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, इसको पूछा गया है। रेटजेल है, पेस्टेल है, हिटनर है, ट्रोल है? ऑस्कर पेस्टेल, रेटजेल या फिर ट्रोल है? यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा नीचे दिया गया है। ऑस्कर पेस्टेल हो जाएगा, पेस्टेल के बाद में रेटजेल आए थे, इनके बाद में हेटनर आए तो हेटनर के बाद में ट्रोल महोदय आए थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी आपका कहाँ पे है? बी में ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। विश्व में जो पर्यटन उद्योग है इनके विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य पूछे गए हैं विश्व के पर्यटन उद्योग से संबंधित? चलिए पढ़िए सभी कथनों को। कथन इसमें दिए गए हैं। पहला यहाँ पे असत्य पूछा गया है कि पर्यटन के विकास में विश्व के लोगों की वास्तविक आय एवं नियमित वृद्धि का योगदान रहा है। बिल्कुल इसका योगदान रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा तो इसको अपन को क्या करना है? गलत करना है। आगे कह रहा है जो पर्यटन है, पर्यटन विकास में विभिन्न संस्कृति और जो परिदृश्य है उनका अनुभव करने से लोगों की बढ़ती हुई इच्छाओं का यहाँ पे योगदान की बात कह रहा है। ये भी सही है, उनकी इच्छाएं हैं तभी तो उसका विकास हो रहा है। तो इसको भी आप गलत कर दीजिए क्योंकि ये भी सही हो जाएगा। आगे बात कर रहा है ये कि जो पर्यटन है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने से कई लोगों ने पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचना के विकास में भारी निवेश कर लिया है। तो ये देखो आप, ये भी क्या होगा? सही है, निवेश कर रहे हैं लोग और कई सारा अपना इन्वेस्टमेंट कर करके इसमें योगदान दे रहे हैं। तो ये भी आपका सही है। सही का मतलब ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो मध्यम आय वर्ग के यात्री हैं उनके लिए जो पर्यटन स्थल है उनकी संख्या सीमित है। ऐसा कुछ नहीं है, संख्या सीमित वगैरह नहीं है, संख्या सबके लिए बराबर है, कोई भी जा आ सकता है। तो ये आपका एक तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। आगे कह रहा है कि जो वैश्विक पर्यटन है उसमें विकासशील देशों के लोगों की अब प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी किसकी है प्रधानता? यहाँ पे प्रधानता यहाँ पे किनकी है? जो आपके विकसित देश है यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पे प्रधानता देखी जा रही है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। डी और ई दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जो विश्व पर्यटन उद्योग है इसके विकास में लोगों में आय में नियमित वृद्धि देखी गई है। पर्यटन विकास में विभिन्न संस्कृति और जो परिदृश्य हैं उनका अनुभव करने के लिए लोगों में बढ़ती हुई इच्छा है, उसका योगदान रहा है। वर्तमान में जो पर्यटन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए कई देशों ने पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचना का विकास में भारी निवेश किया हुआ है। भारत में 2018 में 10.56 मिलियन विदेशी पर्यटक आए हुए हैं। 5.2% जो प्रतिशत है इसकी वृद्धि हुई है आय में। 28.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जन करने के साथ में पर्यटन क्षेत्र का अच्छा निष्पादन कर रहा है। भारत में जो देशी पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने वाले शीर्ष राज्य हो जाएंगे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, ये इसके
राज्य रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। सूची एक, सूची दो को यहाँ पे मिलान करना है। स्पेक्ट्रमी बैंड दिए गए हैं, उनके मुख्य एप्लीकेशंस दिए गए हैं। नीला है, हरा है, लाल है एवं तापीय है। जो नीला है, नीला किसकी बात कर रहा है ये? समुद्र तट का जो मानचित्रण होता है वो नीला में किया जाता है। हरा किया जाता है वनस्पति के जो मृदा विभेद होता है या फिर वनस्पति का दाब विभेदन होता है। जो हरा होता है यहाँ पे वनस्पति विभेदीकरण को दिखाया जाता है। लाल दिखाया जाता है मृदा विभेद के लिए, और जो आपका ताप ये दिखाया जाता है दबाव विश्लेषण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप लगा लेंगे कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे दे रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक समूह और प्राकृतिक वातावरण के बीच में संबंधों को बताता है? सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक सम्मिलन, सांस्कृतिक विसरण, विसरण यानी कि फैलाव होता है, सांस्कृतिक हट, हट यानी कि एक क्षेत्र की बात करता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? सांस्कृतिक समूह और प्राकृतिक वातावरण के बीच में संबंधों की बात कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी ये बात कर रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है सांस्कृतिक समूह और प्राकृतिक वातावरण के बीच में संबंधों को ये बताता है। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द को अस्तित्व में लाने के लिए इसकी प्रारंभिक व्याख्या करने का जो श्रेय जाता है मानव विज्ञानी जूलियन स्टीवर्ट को जाता है, जिन्होंने क्या किया है यह समझने के लिए मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण से विभिन्न रूपों के साथ में अनुकूलन स्थापित करता है। ये किसने इसकी स्टडी की है? जूलियन स्टीवर्ट ने। ये नाम आप याद रखेंगे। और ये जो संकल्पना है कार्ल सावर के द्वारा लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी के रूप में दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। जो सांस्कृतिक सम्मिलन है दो संस्कृतियों के एक दूसरे में मिलकर के बनती है और इनको जाना जाता है सांस्कृतिक सम्मिलन के रूप में। और जो संस्कृति अभिसरण होता है वो क्या होता है? दो संस्कृति है उनका आपसी में संवाद होता है, इस पर ये निर्भर करता है। उनके मूल्य, विचारधारा, व्यवहार, कला, रीति रिवाज, इन सभी पर क्या होता है? सांस्कृतिक अभिसरण निर्भर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक में जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है पिछले 3 दशक के दौरान शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको लगा करके चलेंगे। तमिलनाडु है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लीजिए क्या क्या इसकी है। जो भारत है पिछले 3 दशकों में दौरान शिशु मृत्यु दर है सबसे अधिक जो गिरावट देखी गई है तमिलनाडु में देखी गई है। किस कोई जो क्षेत्र होता है एक वर्ष में 1,000 जो जीवित जन्मे शिशु होते हैं उनके जो संख्या होती है उसके अनुपात में एक वर्ष या फिर उससे कम उम्र वाले जो मृत शिशु होते हैं उनकी शिशु जो संख्या होती है उनको कहा जाता है क्या? शिशु मृत्यु दर इनको कहा जाता है। देख लीजिए हरियाणा है यानी कि 0 से 6 आयु वाले जो वर्ग वाले बच्चे होते हैं इनको यहाँ पर दिया गया है। हरियाणा में 10.4% देखा गया है, पंजाब में 4.4% है, जम्मू कश्मीर में 7.3% है, राजस्थान में है ज्यादा है 15.5%, तमिलनाडु में 3.7% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते हैं? वातावरण यानी कि वही आपका इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म है। इसमें आपके रेड जेल है, डार्विन है, ब्लॉन्स है, सैंपल है, हम्बोल्ट है। तो यहाँ पे आप लगा के चलेंगे, सैंपल तो है ही आपकी और इसके साथ में आपके जो डार्विन है ये भी किससे संबंधित है? वातावरण से ही संबंधित है। ए है, डी है, ब्लॉन्स नहीं होंगे, ब्लॉन्स तो आप काट देंगे। ई आपका यहाँ से कट जाएगा, इससे कटेगा। बी इसमें भी है, इसमें भी है। हम्बोल्ट दिया गया है इसमें, हम्बोल्ट नहीं होगा और बाद बाकी के आपके रेड जेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए सी डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये संबंधित रहे थे किससे? वातावरणीय निश्चयवाद से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। नियतिवादी जो विचारक होते हैं उनके अनुसार मानव के संपूर्ण जो क्रियाकलाप होते हैं प्रकृति पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उनकी सही व्याख्या पर्यावरण के संदर्भ में ही की जाती है। रेड जेल हैं जो कि नियतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। किसको माना जाता है? रेड जेल को माना जाता है। इनका नाम याद रखेंगे। नियतिवाद के अन्य समर्थक हैं जो कि
जो एलन चर्चिल सैंपल है, एल्सवर्थ है, हटिंगटन है, डार्विन है, ये सब किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके नियतिवाद से हो जाएंगे। आगे देखिए जो आपके स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, इनको पढ़िए। पहला कह रहा है कि जो अभिसरण क्षेत्र होता है वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती है। दूसरा कह रहा है कि जो अभिसरण क्षेत्र होता है उसके किनारे समुद्र अधस्तल का फैलाव यानी कि अधिक प्रबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कथन एक है, कथन दो है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोनों यहाँ पे कथन गलत हो जाएंगे। ये क्योंकि यहाँ पे क्या करा, ये एक दूसरे के पास में आती है तो ठीक है, लेकिन एक के नीचे खिसक जाती है। ये आपका कौन सा जोन बनता है? आपका जो सबडक्शन जोन है, ये जोन बनता है। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जब एक प्लेट है दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां पर भूप्रपट्टी क्या होती है? नष्ट होती है, यानी कि कोई एक प्लेट तो बिगड़ेगी ना, उसका आकार ढांचा है जो कि बिगड़ जाएगा, तो ये प्लेट क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। अभिसरण सीमा कहलाती है। वह स्थान जहां पर प्लेट धंसती है इसको क्या कहा जाता है? सबडक्शन जोन कहा जाता है। ठीक है, अगर ये बात करता है किसकी? सबडक्शन जोन की बात करता है, ये ठीक था। जबकि जो एक भारी प्लेट होती है हल्की प्लेट के नीचे धंसने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? अवनयन कहा जाता है। और जब एक प्लेट है दूसरी प्लेट के विपरीत दिशा में यानी कि दूर जाती है, नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? अपसारी प्लेट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेवेंसरा में इसकी अवधारणा राजनीतिक भूगोल की किस पुस्तक में प्रकाशन के बाद में अधिक लोकप्रिय हुई थी? कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, कॉस्मोग्राफी, पॉलिटिक्स से ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन, पॉलिटिक्स से ज्योग्राफी है। इसके बाद में ही जो आपकी अवधारणा है लेवेंसरम की, ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। लेवेंसराम यानी कि जो वासियों की भूमि होती है, रहने का जो स्थान होता है, इसकी अवधारणा राजनीतिक भूगोल में। पॉलिटिक्स से जो ज्योग्राफी है उसकी जो पुस्तक है इसके प्रकाशन के बाद में अधिक लोकप्रिय हुई। मैकिन्डर है, मैकिन्डर ने सबसे पहले 25 जनवरी 1904 को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष में एक शोध पत्र जो है उसको प्रस्तुत किया। द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी या फिर शीर्षक लिखा। इसको जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में 1919 में मैकिन्डर है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, मैकिन्डर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी, ये प्रकाशित हुई। ये भी आप याद रखेंगे और ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी जो पुस्तक है मैकिन्डर ने अपना हृदय स्थल यानी कि हार्टलैंड थ्योरी दी थी। कॉस्मोस थे, कॉस्मोस को लिखा हुआ है हम्बोल्ट ने। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1845 और 1862 के मध्य में 5 खंडों में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। ओजोन के माप से संबंध में पारिभाषिक शब्दों की पहचान करनी है। डॉप्सन है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, पायरानोमीटर है, प्लानीमीटर है, एनीमोमीटर है। तो यहाँ पे आपका जो जिससे ओजोन की माप की जाती है, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला हो जाएगा यहाँ पे ओजोन यानी कि डॉप्सन में किया जाता है, और दूसरा यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यानी कि ए और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए ए और बी यहाँ पे दिया क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेनोमीटर, जो प्लानीमीटर होता है, ये मानचित्र पर क्षेत्रफल मापने का एक यंत्र होता है। किसको मापा जाता है? यहाँ पे एरिया को मापा जाता है मानचित्र पर। ऑफिसोमीटर, ऑफिसोमीटर यानी कि जो मानचित्र पर दूरी को मापता है। बैरोमीटर वायुदाब को मापने का यंत्र होता है। एनीमोमीटर वायु के जो प्रवाहित होने वाली दिशा होती है उसका निर्धारण ये करता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान को मापता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है इसको मापने वाला यंत्र होता है। साइनोमीटर, साइनोमीटर जो होता है ये आकाश का नीलापन है इसको ज्ञात करने के लिए यंत्र बनाया गया है, ये साइनोमीटर होगा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। वह शब्द जो वर्णित करता है कि जन्म दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी कहलाता है क्या? जनसांख्यिकी गति, जनसांख्यिकी संक्रमण, प्राकृतिक वृद्धि की दर, या फिर जो जनन क्षमता है उसमें गिरावट की दर। ये जो शब्द है, ये टर्म है, ये किसको प्रदर्शित करेगा?
डेमोग्राफिक मोमेंटम को। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी, जो जनसांख्यिकी की गति है ये वर्णित करता है कि जन्म दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था W.M. थॉमसन ने 1929 में, और बाद में इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया था नोटेस्टी ने 1945 में। इन्होंने जनसांख्यिकी जो जनांकीय संक्रमण है इनकी 3 अवस्थाएं बताई थी। जो कॉलिन क्लार्क है, इन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए 5वीं अवस्था की परिकल्पना की। देख लीजिए कौन कौन सी अवस्था है। पहली अवस्था जिसमें कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या रहेंगी, हाई रहेंगी। दूसरी अवस्था जाएगी इसमें कि जन्म दर तो हाई रहेगी लेकिन जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाएंगी, प्रशंसनीय हो जाएंगी, इनमें कमी हो जाएगी। चौथी अवस्था में यहाँ पे क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाएंगी, वो भी और भी कम हो जाएंगी। पांचवी अवस्था में दोनों ही क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मृत्यु कम होगी और जन्म दर भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे कि अपना जो जर्मनी है, अमेरिका है, इनमें अभी देखने की जो स्थिति मिल रही है वो कैसी चल रही है, 5वीं स्टेज यहाँ पे आ चुकी है, चौथी चल रही है, 5वीं। ठीक है, आगे देखिए, जीआईएस आधारित मानचित्र को निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। अपडेट किया जा सकता है, संपादित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, या फिर गूगल वेब पोर्टल पर देखा जा सकता है। तो जो जीआईएस के द्वारा जो आधारित मानचित्र होता है उसमें अपन लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर यानी प्रदर्शित कर सकते हैं, और गूगल वेब पोर्टल पर इसको देख सकते हैं। A B C D, आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कृषि उत्पादकता स्तर मापने के लिए ये एक सूत्र दिया हुआ है, इसका प्रयोग किया था। ये इसमें सीधा नाम पूछा गया है सूत्र का, कभी कभी ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं किसने कौन सा सूत्र दिया है, तो आप इनको भी निगाह कर लीजिएगा। ये जो सूत्र दिया था मोहम्मद सफी के द्वारा दिया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये देख लीजिए, वाई बराबर इकाई क्षेत्र होता है, चुनिंदा फसलों का कुल उत्पादन होता है। वाई एन बराबर उन्हीं जो चुनिंदा फसल होती है देश में कुल उत्पादन होता है उनका। टी बराबर में कुल क्षेत्रफल होता है जहां पर फसलें लगाई गई हैं। टी एन बराबर जो होता है कुल क्षेत्रफल जहां पर फसलें लगाई गई हैं। ठीक है, ये आप एक बार के लिए याद ना रहे लेकिन ठीक है फिर भी कर लीजिएगा, क्या पता आगे पूछ लिया जाए। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, पी आई बराबर बाई अपॉन बाई एन टी अपॉन टी एन बराबर किसने दिया था, ये मोहम्मद सफी ने दिया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो भूगोल है उसके मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया हुआ है। मानचित्र बनाने के रूप में थेल्स और मिलेटस है, स्ट्रैबो है, इकेटियस है, या फिर क्लाउडियस टोलेमी है। तो यहाँ पे जो क्लाउडियस टोलेमी है इनको मानचित्र मेकर भी कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लाउडियस टोलेमी भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में इन्होंने व्याख्या किया था। टोलेमी एक महान खगोल शास्त्री रहे थे जिन्होंने के भूगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट की इन्होंने रचना की थी। नाम याद रखेंगे, अल्मागेस्ट किसकी पुस्तक है, टोलेमी की है। और इन्होंने क्या किया था, प्रेक्षण अन्वेषण लेखन के द्वारा टोलेमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला, सामान्य भूगोल इस क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। टोलेमी की कुछ और भी पुस्तक है उनको देख लीजिए, ज्योग्राफिया है, ग्रहीय परिकल्पना है, एनालिमा है, ये किसने दी है, टोलेमी के द्वारा दी गई है। स्ट्रैबो ने संसार के वर्णन को 17 खंडों में बांटा हुआ है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी स्ट्रैबो ने भी क्या ज्योग्राफी बुक लिखी है जिसको कि 17 खंडों में इन्होंने इसका प्रकाशन किया है। भौगोलिक विश्वकोश इसको कहा जाता है, जिसका के नाम क्या है, ज्योग्राफिया इसका नाम है। हिकेटियस है, हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक अगर आप देखेंगे तो जस्ट पीरियड्स है इसका पूरा नाम। 520 ईसा पूर्व में ये प्रकाशित की गई थी। इसका जो अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, इसका अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीछे लौट रही थी मैं आगे बढ़ने की बजाय यार। चलिए, 46 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था समझौता, उसका परिणाम क्या रहा था, क्या परिणाम था इसका बताइए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन में 5.2% की कटौती की जाए, समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकता, या फिर ये कह रहा है कि जो
ये प्रोटोकॉल है 1997 से ही प्रभावी हो गया था, या फिर ये प्रोटोकॉल जो कि 1999 से प्रभावी होना था। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें कटौती की जाए कितने की, 5.2% की। ठीक है, आगे इसमें है जो ये जो प्रोटोकॉल है प्रभावी हुआ था कब से, 1999 से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अमान्य किया जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, व्याख्या जो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड डी हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल है यूएनएफ ट्रिपल सी से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि अंतरराष्ट्रीय रूप में बाध्यकारी उत्सर्जन यानी कटौती लक्ष्यों को पार्टियों हेतु प्रतिबद्ध करता है। ये प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में यानी कि 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, और ये जो प्रोटोकॉल है प्रभावी हुआ था कब से, 1999 से प्रभावी होना था, लेकिन 16 फरवरी 2005 से ये कार्यशील हुआ था। ये भी डेट आप याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम है इनको के मराकेश यानी कि मोरक्को 2001 के कॉप 7 में अपनाया गया था। मराकेश जो समझौता है, इसको इसको क्या कहा जाता है? मराकेश समझौता भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एनेक्स 1 के जो देश हैं उनको 2008 से 2020 के बीच में, एनेक्स यानी कि जो आपके विकसित देश हैं, ठीक है, उनको 2008 से लेकर के 2012 के बीच में हरित गृह जो गैस है उनके उत्सर्जन में 1999 के स्तर पर लेके आना होगा और 5.2% की कटौती करनी होगी। यानी कि जो स्तर आपका जो चल रहा था हरित गृह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका उत्सर्जन जो 1919 में चल रहा था उस वाले स्तर तक अपन लोगों को लेके चलना होगा। ये किसके लिए था? एनेक्स 1 के लिए, यानी कि जो आपके विकसित देश हैं उनके लिए था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय गैस सही प्रतीक द्वारा नहीं दर्शाई गई है? ठीक है, चलिए देख लीजिए। नियोन इसमें Ne कह रहा है, हीलियम इसमें He कह रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको कि NO के द्वारा ये दिखा रहा है, और आगे ये कह रहा है जो नाइट्रस ऑक्साइड NO नहीं होता, ये N2O होता है। ठीक है, और इसमें जो क्रिप्टॉन है Kr कह रहा है, एक मिनट यहाँ पे, क्रिप्टॉन है यहाँ पे Kr कह रहा है, तो जो क्रिप्टॉन होता है उसको Kr ना होकर के Cr होता है। कभी कभी देखिए आपके ये भी टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इनको भी निगाह लगा करके चलेंगे। सी और डी ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा, इसी को सही लगा देंगे। वैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, तो आपका ए है यहाँ पे दिया गया है, ये सही हो जाएगा। सी यहाँ पे दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, और सी यहाँ पे दिया, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि सी ही गलत है। देख लीजिए, नाइट्रोजन है इसको प्रदर्शित किया जाता है N2 से। वायुमंडल में इसका जो विस्तार पाया जाता है 78.8% है। ऑक्सीजन को O2 से वायुमंडल में 20.95% इसका विस्तार पाया जाता है। आर्गन को AR से 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से 0.036% है। नियोन को Ne से 0.002% है। He बराबर हीलियम है, 0.005% है। क्रिप्टॉन यानी कि Kr यहाँ पे बात कर रहा है, अपन लोग ने यहाँ पे Cr लगाया, ये आपको गलत दिया गया है, यहाँ पे Cr कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये आपको Cr है। ठीक है, 0.001% है। जिन्होंने यानी कि Xe और हाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक है, ये आप इनका परसेंटेज याद रखेंगे और इनके जो डिनोट करने वाले जो शब्द हैं उनको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणात्मक शोध है उसके प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? कौन सी हो जाएगी? समकक्षी समीक्षा, त्रिभुवन पद्धति है, या फिर विस्तारित क्षेत्र कार्य है, या फिर देव कार्य एवं यादृच्छिक प्रमाणीकरण है। गुणात्मक शोध के लिए बताया गया है यहाँ पे कौन सी नहीं होगी, देव कार्य और यादृच्छिकरण जो प्रमाणीकरण है ये इसके लिए। रैंडम और जो वैलिडिटेशन है ये संबंधित नहीं होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट दिया गया है इसमें जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग की तीव्रता वृद्धि का निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्या करता है? यानी कि उत्तर भारत है उसके बजाय जो प्रौद्योगिकी का जो उद्योग है तीव्र वृद्धि कर रहा है कहाँ पे? दक्षिण भारत में। उसका यहाँ पे व्याख्या पूछी गई है, कारण पूछा गया है, क्या कारण है इसका? गुड गवर्नेंस है, बिल्कुल वहां पे जो शासन चल रहा है अपना अच्छा है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अच्छी अवसंरचना है, नेटवर्क सुलभता है, ये भी ठीक है यहाँ पे। और जो उच्च तकनीकी संस्थानों की अधिक संख्या जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगी। तो ए बी सी। और यहाँ पे जो विनिर्माण कारक है उनकी उच्च अनुपात है, निम्न श्रम लागत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ए बी सी यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में सूचना और जो प्रौद्योगिकी है उद्योग की तीव्र वृद्धि, सुशासन, अच्छी अवसंरचना और नेटवर्क सुलभता है। उच्च तकनीकी संस्थान इनकी अधिक संख्या वहीं पे पाई जाती है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब पेटी है। चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण केंद्र है। यूनाइटेड नेशन द्वारा बेंगलुरु को चौथा सबसे बड़ा प्राविधिक नवाचारों का ग्लोबीय केंद्र कहा गया है। सॉफ्टवेयर कंपनी जो कंपनी है उनकी संख्या सर्वाधिक यानी कि 300 से अधिक वहां पे देखने को मिलती है। 50 जो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसमें भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1946 में सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जबकि भारत में जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास है 1984 में प्रारंभ हो गया था। चलिए आगे बढ़िए। एंथ्रोपोजोग्राफी है, इस शब्द की रचना लेडजर के द्वारा उनके किस लेखन में की गई थी? मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, या फिर जो व्यक्ति है प्रयाति के संदर्भ में मानव का भूगोल, या फिर जो मनुष्य और उसके कार्यों का पृथ्वी सतह संदर्भ के मानव का भूगोल, या फिर समाज एवं राज्य का जैविक सिद्धांत है। तो जो आपका एंथ्रोपोजोग्राफिक शब्द है इसकी रचना जो लेडजर के द्वारा की गई थी, उनका लेख था मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। भी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी जो उनकी पुस्तक है लेडजर की उनको देख लीजिए। राजनीतिक भूगोल उन्होंने लिखा है, मानव जाति का इतिहास लिखा हुआ है, भूमध्य सागर तट के बीच के जो जीव हैं उनको लिखा है, जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? रेडजिल के द्वारा। इन्होंने ही दिया था। पार्थिव एकता का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। नियतिवाद से जुड़े हुए थे। ये इनके बारे में इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, किस राष्ट्र समूह को उभरते हुए बाजार के रूप में जाना जाता है? उभरता हुआ बाजार है जो कि ताइवान जापान का है, भारत ब्राजील का है, रूस चीन में है, रूस चिली का है, यूएसए चीन में है। तो जो उभरता हुआ बाजार है इसको जाना जा रहा है आपका रसिया, चाइना, और जो रूस चिली है इनको, सॉरी, इंडिया एवं जो ब्राजील है, और जो आपका इरेज कर लेते हैं इसको, इंडिया ब्राजील है, और जो आपका रसिया एवं चाइना है इनको जाना जा रहा है किसके रूप में? उभरते हुए बाजार के रूप में इसको जाना जा रहा है। बी और सी ऑप्शन आपका दिया गया है। बी में तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, भारत ब्राजील है जो एवं रूस है एवं चीन है उसको उभरते हुए अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। भारत एक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता वाला देश है। 1990 के दशक की शुरुआत के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत ने अपनी बंद अर्थव्यवस्था के तत्वों और अतीत की जो राज्य संचालित नीति है उनको दूर करना शुरू कर दिया है। उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है तेजी से बदल रही है और बढ़ भी रही है। वर्तमान समय में जो भारत है विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, इसकी परिकल्पना को निम्नलिखित में से किसने चुनौती दी थी पूछा गया है। किसने इसको प्रकाशित किया था ये नहीं पूछा गया है। ये जो चुनौती दी थी डी बैरिज के द्वारा इसको चुनौती दी गई थी। व्याख्या देख लीजिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इसकी परिकल्पना चार्ल्स डार्विन ने की थी, इतना आप याद रखिए।
और जो आपको चुनौती दी गई थी, इसको डी बेरेज ने इसको चुनौती दी थी। चार्ल्स डार्विन के जो अनुसार प्रजाति है उनका उद्भव प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो प्रजाति है उनका प्रगामी उद्भव होता है। डी बेरीज ने प्रजातियों के उद्भव के लिए स्वतः प्रेरित अनायास उद्विकासी परिवर्तन अर्थात यानी कि गुण परिवर्तन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। कुछ लोगों ने प्रजनन पृथक्करण को भी प्रजातियों के उद्भवन की एक प्रक्रिया माना हुआ है। ये आप इसके बारे में याद रखेंगे, डी बेरीज के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, मैकिंडर है, मैकिंडर ने 1991 में धुरी यानी कि पाइवोट क्षेत्र की अपनी अवधारणा को हार्टलैंड की जो कौन सी पुस्तक है उसमें पुनर्नामकरण किया था, फिर से उसका द्वारा नाम किया था। 1991 कह रहा है, 1919 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इसको आप डेट सही कर लिएगा, 1919 होना चाहिए। ये हिंदी में, ये देखिए हिंदी और इंग्लिश में इतना गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। 1919 इंग्लिश में दिया गया है, 1991 हिंदी में दिया गया है। चलिए, कौन सी पुस्तक थी? द राउंड बर्ड एंड द बिनिंग ऑफ पीस है, या फिर फॉरेन अफेयर है, वर्ल्ड वॉर एवं ज्योग्राफी है, या फिर डेमोक्रेटिक आइडियल एवं रियलिटी है। तो जो 1919 में इन्होंने दिया था, डेमोक्रेटिक आइडिया एवं रियलिटी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मैकिंडर है, मैकिंडर ने 1919 में धुरी या फिर जो पाइवोट क्षेत्र है इसकी अपनी अवधारणा को हार्टलैंड को द डेमोक्रेटिक आइडिया एवं रियलिटी में पुनर्नामकरण किया। मैकिंडर के अनुसार जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्तर पर अधिकार स्थापित कर लेगा, और जो हृदय स्तर पर शासन करेगा वही क्या करेगा, विश्वद्वीप का स्वामी बन जाएगा, पूरे विश्व का वो स्वामी बन जाएगा। ठीक है, मैकिनर की प्रमुख रचना है उनको देख लीजिए। ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर 1902 में लिखी थी। इतिहास की भौगोलिक दूरी 1904 में लिखी थी। लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ लिखी थी 1919 में। राष्ट्र और जो आधुनिक विश्व है इसकी परिकल्पना इन्होंने दी थी 1924 में। गोल विश्व एवं शांति की विजय 1943 में लिखी थी। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको भी आप याद रख लेंगे। आगे बढ़िए। विश्व के निम्नलिखित क्लस्टर क्षेत्रों में से कौन सा जनसंख्या के बड़े आकार वाला क्लस्टर है, पूछा गया है, यानी कि गुच्छित पूछा गया है यहाँ पे। पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका है। पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप एवं मध्य अफ्रीका। पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका। पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। गुच्छित यानी क्लस्टर क्षेत्र है, यहाँ पे कि लोग जनसंख्या ज्यादा रहती है, इनके बारे में पूछा गया है। तो आप पहले आ जाएगा आपका पूर्वी एशिया, उसके बाद में आपका दक्षिण एशिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। मिलियन में जनसंख्या दी गई है, इनको देख लीजिए। अफ्रीका है, अफ्रीका में 1308 मिलियन लोग रहते हैं। एशिया में 4601 मिलियन लोग रहते हैं। यूरोप में 743 मिलियन लोग रहते हैं। लैटिन अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ओशिनिया हो जाएगा, ओशिनिया में बहुत कम लोग रहते हैं। आगे बढ़िए। पेनिप्लेन जो शब्द है वो दर्शाता है किसको? कोई जो नदी चक्र की वृत्तावस्था में निर्मित समतल मैदान होता है, बिल्कुल ठीक कहा गया है। पवन के द्वारा अपर्दन समतल मैदान बिल्कुल गलत है। समुद्री अपर्दन गलत हो जाएगा। बाढ़ग्रस्त मैदान से मिलने वाले निम्न जो समतल मैदान है ये भी गलत हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। और जो अपर्दन है उसकी अंतिम उत्पाद से निर्मित समतल सतह होती है, ये सही हो जाएगा। ए और ई यहाँ पे ऑप्शन आपका यानी कि ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पवन के लिए फ्योर्ड उपयुक्त स्थान नहीं है। फ्योर्ड जो होता है निम्न हिमनदी घाटी द्वारा होते हुए जिनमें के तट के किनारे संकीर्ण होते हैं, गहरी इनमें बहिकाएं होती हैं, फ्योर्ड के रूप में ये पूछी गई है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण और जो कथन एवं कारण दोनों सही सही दिए गए हैं। तो जो पवन है, पवन के लिए क्या है, फ्योर्ड उपयुक्त स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फ्योर्ड बनता है निगमन जो हिमनद घाटियां होती हैं और इनके तट क्या होते हैं, किनारे संकीर्ण होते हैं, बहिकाएं होती हैं, इनमें गहरी बहिकाएं होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में रखना है। मैंग्रोव वनस्पति में पूछा गया है, यानी कि आपके जो डेल्टाई क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है उनमें पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम में, यानी कि पश्चिम बंगाल सबसे बाद में पहुंचना चाहिए। ठीक है। गोवा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है एवं पश्चिम बंगाल है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी डेल्टाई क्षेत्र नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो घटनाएं वैश्विक विकिरण जो संतुलन है उसमें शामिल नहीं है, पूछा गया है। पायरानोमीटर, एनीमोमीटर, एल्बिडो, संवेदीस्मा। तो जो वैश्विक विकिरण में शामिल नहीं है ये आपके क्या है, यंत्र हैं, ये ऊष्मा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी ये शामिल नहीं होंगे। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे जैसे तरंग है तट की ओर में बढ़ती है उनके रूप में आमूल परिवर्तन हो जाता है, और जो परिवर्तन है उसका सही क्रम इसमें पूछा गया है। चलिए देख लीजिए इनका सही क्रम क्या हो जाएगा। क्लोजली जो स्पीच क्रस्ट है, वेव ब्रेकर हो जाएंगे, श्वास हो जाएगा, एवं जो आपके बैकवॉश होगा। बैकवॉश क्या होगा, परिवर्तनों का सही क्रम। बैकवॉश सबसे लास्ट में होगा, डी आप सबसे लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, क्लोजली स्पेस्ड क्रस्ट हो गया, यानी कि कम अंतराल वाले सुरंग मिलेंगे। उनके बाद में आपको तरंगे बनने लगेंगी, तरंग रोधक मिलेंगे। श्वास श्वास बनेंगे, यानी कि उनका उद्धावन होगा, और एंड में पश्च धावन होगा, यानी कि बैकवॉश हो जाएगा, वापस से वो तरंगे लौट जाएंगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से उन जो सम्मेलन है रिपोर्ट के वर्ष आधार क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया था। तो इनको लगा लीजिए आप लोग। चलिए लगाते हैं इनको। पहले क्या हुआ था, अर्थ समिट है, पृथ्वी सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन के बाद में जो देखने को मिला था वो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में आईपीसीसी रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद में आपका COP 21 हुआ था। जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, CBDA, हाँ ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर में तापमान के ऊर्ध्व वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊर्ध्व वितरण पूछा गया है इसमें, वर्टिकल। देख लीजिए इसमें 6000 फुट, जो 600 फुट है उसके नीचे सूर्य की किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ए ठीक कह रहा है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं नहीं पहुंचती हैं। जल संचलन के बावजूद समुद्र का जो एक बड़ा हिस्सा है अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, ये भी बात वो ठीक कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो 40 महासागर है, महासागरों में 80% जल का तापमान स्थायी रूप से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कम रहता है, ये भी क्या है, ठीक कह रहा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पर जाने पर तापमान में ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी कि वर्टिकल रूप से ये गिरावट जो समान रहती है, समान नहीं रहती है, यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ABC ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये अभी अपन लोगों ने इसका तापमान देखा हुआ है, देख लीजिए। और भी 100 फेदम पर अगर आप जाएंगे तो जो तापमान मिलेगा कितना मिलेगा, 16 डिग्री सेल्सियस, या 67 डिग्री 7 67.7 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको तापमान देखने को मिलेगा। 200 पे जाएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। 500 पे जाएंगे 7 मिलेगा। 1000 पे जाएंगे तो 2.5 मिलेगा। 1500 पर जाएंगे तो 2 जीरो मिलेगा, यहाँ पे 2.0 है। 2200 पर चले जाएंगे तो यहाँ पे 1.8 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो महासागरीय जल है उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित करती है किससे, लवणता से, मौसम से, अक्षांश से एवं पवन से। तो यहाँ पे जो महासागर जल है इसकी जो प्रभावित करती है, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ABCD चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाह के संदर्भ में नदी का आश्रय है किससे है? जल के मौसम, जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण नदी तंत्रों में जो अंतर होता है इससे, या फिर जो आपके नदी तंत्र है क्यूमेक्स द्वारा गणितीय रूप से दर्शाया जाता है, ये कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं है। नर्मदा और झेलम नदी का तंत्र एक समान है, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी नर्मदा और जो झेलम नदी है इनका तंत्र एक समान नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए एंड बी यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। जो नदी तंत्र है जल के मौसमी प्रवाह का प्रतिरूप है तथा जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण नदी तंत्रों में अंतर पाया जाता है। जल संवर क्षेत्र के आकार एवं आधार पर भारतीय अपवाह जो द्रोणी होती है उनको तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? पहली होती है प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका कि जो अपवाह क्षेत्र होता है 20,000 वर्ग क्षेत्र से अधिक होता है, यानी कि 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। 14 नदी द्रोणियां शामिल है इसमें, जिसमें कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, तापी, नर्मदा, माही, पेन्ना, साबरमती, ये सभी नदियां हैं। दूसरा मध्यम नदी द्रोणी है, जिनका कि अपवाह क्षेत्र 2000 से लेकर के 20,000 के बीच में होता है। 44 नदियां इसमें, कालिंदी, पेरियार, मेघना ये आ जाएंगे इसमें। लघु नदी, इनका जो अपवाह क्षेत्र होता है 2000 से कम होता है। इनमें न्यून वर्षा होती है, बहुत कम होती है और ज्यादा दूरी ये तय नहीं करती हैं। बहुत सी नदियां इनमें शामिल है, छोटी छोटी जो नदियां होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति इकाई दी गई है, राज्य दिए गए, कौन सी कहाँ पे पाई जाती है, तो इनको देख लीजिए। आपकी देहर जो पाई जाती है आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। श्रीशैलम पाई जाएगी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कालिंदी पाई जाएगी कर्नाटक में। और जो आपकी शरावती है ये भी पाई जाएगी कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप कर्नाटक पहले वाला लगा दीजिए चाहे आप दूसरे वाला, सही ही माना जाएगा। ऑप्शन सही दिया गया है इसमें, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री मैदान है जो प्लेन्स बनते हैं अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच में नहीं मिलते हैं, पूछा गया है। 20 डिग्री जो दक्षिण है और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में। 40 डिग्री उत्तर से लेकर के 40 जो 70 है, सॉरी 60 है, यहाँ पे 40 कहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। 40 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों में। तो यहाँ पे ही आपको क्या नहीं मिलेंगे? प्लेन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेंगे? ज्यादातर आपको जलीय एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 के साथ में अपन लोगों को इसको मिलाना है। पर चलिए, गुरु शिखर है, गुरु शिखर किसकी सबसे बड़ी या फिर ऊंची चोटी है? ये हो जाएगी अरावली की। दोदा बेट्टा जो है वो मिलेगी कहाँ पे आप लोगों को? नीलगिरी की। अरमाकोंडा हो जाएगी धूपगढ़ जो है यहाँ पे सतपुड़ा की हो जाएगी। और जो आपकी अरमाकोंडा है वो पूर्वी घाट की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए जो रेखा चित्र है इसमें माध्यिका पूछी गई है, माध्यिका क्या होगी? तो यहाँ पे बीच वाला जो पार्ट हो जाएगा कौन सा है? 60 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो खाद्य सामग्री है पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? चावल है, चॉकलेट है, केला है, गोमांस है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे ज्यादा जो पानी की आपूर्ति यानी पानी चाहिए होता है वो चॉकलेट के लिए चाहिए होता है। ठीक है, चावल के लिए अपन समझते हैं लेकिन वो चॉकलेट के लिए चाहिए होता है। व्याख्या देख लीजिए। चॉकलेट एक खाद्य सामग्री है, पानी की सर्वाधिक मात्रा यहाँ पे उपयोग की जाती है। कहवा गर्म एवं नम जलवायु वाला जो पौधा होता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निची भूमि से लेकर के 1500 से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई तक इसको उगाया जाता है। कहवा के लिए जो पानी चाहिए होता है 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा चाहिए होती है। लंबी अवधि तक ये अनावृष्टि रहता है। पानी की अधिकता आवश्यकता होते हुए भी पौधों की जो जड़ें होती हैं जल में नहीं लगनी चाहिए, यानी कि पानी इनको ज्यादा चाहिए होता है लेकिन वो पानी रुकना नहीं चाहिए, वो पानी बह जाना चाहिए। इसीलिए जो ये जो पौधे लगाए जाते हैं पहाड़ी या फिर पठारी क्षेत्रों में ये लगाए जाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भावी जनसंख्या अनुमान तैयार करते समय निम्नलिखित में से किन पर विचार किया जाता है? जनसंख्या अनुमान यहाँ पे तैयार कर रहा है, तो जो आपका क्रूड डेथ यानी कि जो अपक्व मृत्यु दर तथा उनकी अस्थायी परिवर्तन है, जनसंख्या वृद्धि की दर तथा पिछले आंकड़ों के आधार पर जन्मे मृत्यु दरों का भावी अनुमान है, सामान्य जन्म दर उनके सामयिक परिवर्तन, आयु और जो लिंग संरचनाएं दरें हैं उनका सामयिक परिवर्तन। तो यहाँ पे अपन लोग इस पर विचार करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर जो संस्कृति है एकक का सर्वाधिक सटीक प्रतिनिधित्व दिया जाता है, इनको उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए लगा लीजिए इनको, ऊंचे से लेकर के नीचे में आना है। तो आपका गुण है, प्रदेश है, परिमंडल है, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या बनेगा, एक रियलम बनेगा, परिमंडल बनेगा, उच्चतम से लेकर के निम्न में जाना। ठीक है, रियलम के बाद में, रियलम के बाद में एक प्रदेश है, प्रदेश के बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और उसके बाद में आपके गुण होंगे यानी कि ट्रेड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेन के जो अनुसार है जलवायु वर्गीकरण हुआ था, AMW जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो जलवायु आपको देखने को मिलेगी, ये असम में जलवायु आपको देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ये आपको जो जलवायु देखने को मिलेगी गोवा में मिलेगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, AMW। ठीक है, ठीक है, गोवा में मिलेगी आप लोगों को। देखिए कुछ जलवायु वर्गीकरण है इनका दिया गया है। जर्मन है, जर्मनी जो वनस्पति विज्ञानी है, जलवायु विज्ञानवेत्ता है, व्लादिमीर कोपेन इनका पूरा नाम है। 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक इन्होंने वर्गीकरण किया था, जिसका कि पुनः वर्गीकरण 1931 में, फिर से 1936 में किया था। 1953 में गीगर पोही ने कोपेन के जो विश्व जलवायु वर्गीकरण है उनकी मौलिक योजना को संशोधित किया और नई योजना इन्होंने प्रकाशित की। जो कोपेन है इनके अनुसार देख लीजिए, AM प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पे, गोवा का जो दक्षिण तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है, वहां पे AM प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AS टाइप की जो जलवायु पाई जाती है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो जाएगा। AW प्रकार की जो पाई जाती है जलवायु प्रायद्वीप पठार का अधिकतर भाग हो जाएगा। BSHW जो पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान और पंजाब का कुछ भाग हो जाएगा। CWG गंगा का मैदान है, DFC अरुणाचल प्रदेश में, और ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक आंदोलन हुए थे, उनके उद्गम क्षेत्र है, कहाँ से कौन सा आंदोलन उभरा हुआ है? सेफ साइलेंट वैली जो आंदोलन है ये कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का है, और जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये गुजरात का है, और जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड का है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खान है जो कि जिप्सम से संबंधित है? कौन सी खान है जिप्सम से? नागौर है, लपसा है। नागौर आपकी कहाँ पे है? राजस्थान में है। लपसा बरू, बदवा, घागीडायो, जसमार। तो यहाँ पे आपकी जो खानें हो जाएंगी जो कि जिप्सम से संबंधित है, नागौर, नागौर के बाद में आपकी गागीडीह हो जाएगी एवं जसमार हो जाएगी। नहीं सॉरी, जो आपकी जिप्सम से संबंधित खाना पूछी गई है ना, तो हाँ यहाँ पे आपकी नागौर हो जाएगी। नागौर के बाद में आपकी बदवा हो जाएगी, और उसके बाद में आपकी जसमार, ये खाने हैं जो कि संबंधित है किससे? जिप्सम से संबंधित है। ऑप्शन जो आपका ACE यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के जो खाने हैं, नागौर है, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर। जम्मू कश्मीर में उरी है, बारामूला है, डोडा जिला है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली है, चिंगलपेट है। ये सब जिला संबंधित है किससे? जिप्सम से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही पूछा गया है, पढ़िए इनको। जो महासागरीय धाराएं होती हैं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण में अत्यधिक विनियमन करती हैं। आगे कह रहा है कि जो स्थानीय पैमाना होता है वो गर्म जलधाराएं आर्कटिक अक्षांशों पर तटों की संतुलनकारी प्रभाव लाती हैं। ये भी ठीक है। आगे कह रहा है कि जो ठंडी धाराएं होती हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल तापमान में गिरावट नहीं ला पाती है, बिल्कुल ही गलत कह रहा है। आगे कह रहा है तो जो घनत्व होता है उसमें अंतर के कारण भी महासागरीय जल में प्रवाह हो सकता है। ए, बी एंड डी ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महासागरीय ताप धाराएं हैं, उनके कुछ धारा की उत्पत्ति के कारक दिए गए हैं। पृथ्वी के जो परिभ्रमण है यानी परिभ्रमण है उनसे संबंधित कारक हो जाएंगे, कोरियोलिस बल है एवं एक मेन स्पाइरल हो जाएगा। महासागरों से संबंधित कारक में तापमान हो जाएगा, लवणता है, घनत्व है, इन सभी में भिन्नता होती है। बाह्य कारक में देखा जाए तो वायु ताप हो जाएंगी, हवाएं हो जाएंगी, बाष्पीकरण हो जाएंगी, वर्षा हो जाएगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था पहले, अभी अपन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है उसको। आगे बढ़िए। फोसिल जल किसको कहा जाता है? फोसिल्स क्या होते हैं? सहजात जल होता है, उल्का जल होता है, वितलीय जल होता है या फिर जुवेनाइल जल होता है, यानी कि ये होता है कॉर्नेट वाटर को कहा जाता है फोसिल जल। व्याख्या देख लीजिए। सहजात जल को ही फोसिल जल कहा जाता है। बॉल यानी कि जुवेनाइल जल एक प्रकार का भूमिगत जल होता है जो कि पृथ्वी की ठोस परत में जो मैग्मेटिक जल वाष्प के ठंडा होने से बनता है। और इस ये जो होता है पानी का सबसे पहले यानी कि ऑस्ट्रियाई भूवैज्ञानिक रस है, उन्होंने इसका उल्लेख किया था। उल्का जल जो होता है वर्षा से प्राप्त होता है। झीलें इनमें क्या बनती हैं? झील है, नदियां हैं, बर्फ है, इनके पिघलने के कारण क्या होता है? पानी में शामिल होता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा से उत्पन्न होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नगर के केंद्र से बाह्य भाग तक बॉन्ड यूनियन का जो प्रतिपादित कृषि संबंधित गतिविधियां हैं इनको लगाना है। सबसे यानी कि पहले नगर में कौन सी है उसके बाद में कौन कौन सी लकड़ियां हैं उनको यहाँ पे लगाना है। लकड़ियां नहीं, सॉरी, गतिविधियां हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे कौन सी आएंगी? मार्केटिंग गार्डनिंग है, ग्रीन यानी कि अनाज खेती है, त्रिविधि पद्धति यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले जो पद्धति है आपकी मार्केटिंग गार्डनिंग होगी, यानी कि जिनसे अपन जैसे यहाँ पे फल है, सब्जी है, दूध है, इन सभी का उत्पादन करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे अपन लोग? ईंधन है, काष्ठ लकड़ी यानी कि अपन लोग यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, ईंधन वगैरह यहाँ पे फायरवुड लगाएंगे। बी डी इसके बाद में क्या करेंगे? जो है अनाज की खेती करेंगे, ग्रेन फार्मिंग करेंगे। और उसके बाद में त्रिविधि पद्धति आपकी जो प्रति भूमि है, थ्री फोल्ड सिस्टम है, इसको अपनाएंगे। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। डी सॉरी बी, बी के बाद में आपकी डी हो जाएगी। उसके बाद में ए एंड सी, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे पहली जो पेटी होती है उसमें के दूध है, साग है, सब्जी है, इसका उत्पादन करेंगे। दूसरी पेटी में जलाऊ लकड़ी पौधे लगाएंगे। तीसरी पेटी में गहन कृषि करेंगे, अन्न उत्पादन करेंगे। चौथी पेटी में करेंगे, चौथी एवं पांचवी पेटी में विस्तृत पद्धति होगी, अन्न की खेती होगी। छठी पेटी में मांस होगा, खंड होगा, पशुपालन होगा। ये सबसे एंड में होगा। 6 पेटी टोटल इन्होंने बताई हुई थी, बॉन थ्योरम के द्वारा इनको बताया गया है। आगे बढ़िए। 77 नंबर क्वेश्चन है, थोड़े से और रह गए हैं। उच्च स्थानिक विभेदन के संदर्भ में उपग्रह संवेदकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही आरोही क्रम है, ये पूछा गया है। उच्च स्थानिक विभेदन के संबंध में उपग्रह के लिए पूछा गया है। आरबीबी लैंडसेट, टीएम लैंडसेट है, लिस सेकंड है एवं आईआरएस फर्स्ट सी है, पेन है एवं इकोनॉस सेकंड है। तो इनका क्रम आरोही क्रम में लगाना है, छोटे से बड़े में लगाना है। तो पहले यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? आरबीबी ऑफ लैंडसेट हो जाएगा। उसके बाद में आपका लिस्ट सेकंड, आईआरएस सेकंड होगा, आईआरएस फर्स्ट सी। ए के बाद में यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, सी के बाद में टीएम लैंडसेट हो जाएगा, उसके बाद में इकोनोस होगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी हो जाएगा। देख लीजिए इनका लैंडसेट का आरबीबी हो जाएगा, आईआरएस का फर्स्ट सी हो जाएगा, एलआईएस यानी कि लिस्ट का सेकंड, लैंडसेट का टीएम हो जाएगा, इकोनोस 2 का यहाँ पे
पेन हो जाएगा, या फिर PAN हो जाएगा। इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो चल जली है यानी कि जो हाइड्रोस्कोपिक थ्योरी है, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी है, इसका प्रतिपादक किसने किया था? डार्विन ने, डेविस ने, पेंक ने, या फिर हर्टन ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। RE हर्टन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। देख लीजिए, जो ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत है वोल्टर पेंक के द्वारा दिया गया था। गतिक सिद्धांत है, ये दिया था गिलबर्ट के द्वारा। निम्बजन और जो अवतरण सिद्धांत है डार्विन के द्वारा दिया गया था। दो चक्रीय सिद्धांत डेविस के द्वारा दिया गया था। भौमजल स्तर सिद्धांत है स्विंटन के द्वारा दिया गया था। स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत है गार्डनर के द्वारा दिया गया था। इन सभी सिद्धांतों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। हिंद महासागर के चार चार उच्चावच हैं, उन लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर में लगाना है। ठीक है। लक्षद्वीप चागोस कटक है, चागोस सेंट पॉल कटक है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक है, एवं कॉलिन गाउसबर्ग कटक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आप लोगों का कौन सा, लक्षद्वीप चागोस कटक हो जाएगा। उसके बाद में चागोस सेंट पॉल हो जाएगा, एम्स्टर्डम सेंट पॉल हो जाएगा, कॉलन, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही होगा, सही दिए गए हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ABCD सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे जो संकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप है, नगर केंद्र में बाएं भाग की ओर से क्षेत्रों का सही क्रम पूछा गया है। नगर केंद्र से लेकर के बाएं भाग में जो आपका कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है, इसमें पूछा गया है। चलिए लगा लीजिए इनको भी। पहले क्या होगा यहाँ पे, CBD होगा। ठीक है। CBD के बाद में यहाँ पे कौन से रहेंगे, जो आपके निम्न वर्ग आवासीय क्षेत्र बनेंगे। सॉरी, जो थोक के जो हल्के विनिर्माण वाले उद्योग हैं वो बनेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे रहेंगे लो क्लास वाले रेजिडेंस। और उसके बाद में यहाँ पे मध्यम वर्ग वाले। और सबसे बाहर में आपके कौन से रहेंगे, हाई वर्ग, यानी कि जो अभिगमन क्षेत्र होता है वो रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा C। और ये जो मॉडल दिया था वो किसने दिया हुआ है, बर्गेस महोदय ने 1923 में इसका प्रतिपादन किया है। शिकागो नगर का इन्होंने अध्ययन किया था, उस पर ये आधारित है। 5 इन्होंने केंद्र बताए थे, जो कि अभी अपन लोगों ने देख लिए। आगे दिए गए हैं 2 स्टेटमेंट, इनको पढ़ लीजिए। वे सभी मानवीय गतिविधियां जिनका संबंध वस्तुओं, सेवाएं तथा उनके उत्पादन, विपणन और उपभोग से है, उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि जो वे सारी मानवीय गतिविधियां जो न केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विपणन और उपभोग से जुड़ी हैं, बल्कि अवकाश, आमोद प्रमोद वाली गतिविधियां संबंधित हैं, उनको भी आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। अवकाश आर्थिक गतिविधि में नहीं आता है, आमोद प्रमोद है वो भी आर्थिक गतिविधियों में नहीं आता है। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, C सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये आपकी नदियां दी गई हैं और उनके डेल्टा के प्रकार दिए गए हैं। मिसिसिपी जो नदी है वो बनाती है वंशी आकार का डेल्टा। गंगा नदी बनाती है चापाकार का डेल्टा। नर्मदा बनाती है एस्टुरी। जो टाइबर बनाती है अग्रवर्ती। ठीक है। कैस्पियन जो डेल्टा होती है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा C। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है कार्यात्मक प्रदेश नहीं है? मध्य गंगा का मैदान है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये आपका कार्यात्मक प्रदेश में नहीं आएगा, ए ऑप्शन। आगे कह रहा है इसमें कि जो आपका मालवा प्लेटू रीजन है, पठारी जो क्षेत्र होते हैं वो भी कार्य रीजन में नहीं आएंगे। कोलकाता जो हावड़ा समनगर है ये आपका कार्य क्षेत्र में आ जाएगा। ऑप्शन आपका A और C यानी कि B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मुक्त व्यापार क्षेत्र वहां होता है जहां पर क्या, मुक्त व्यापार क्षेत्र पूछा गया है, जहां पर सभी भागीदार सदस्य देश और जो गैर सदस्य देश में होने वाले आयात और जो आयात पर एक समान प्रशुल्क लगाते हैं। यहाँ पर जो सभी भागीदार हैं देश श्रम बल और पूंजी के मुक्त आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। यहाँ पर जो सदस्य देश हैं व्यापार एवं प्रशुल्क है और जो कोटा है खत्म करते हैं, परंतु गैर सदस्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे स्वतंत्र बने रहते हैं। इसमें किसके लिए पूछा गया, हम तो क्वेश्चन ही भूल गए यार। मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए पूछा गया है यहाँ पे। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी बचाओ आंदोलन में एक प्रादेशिक विकास परियोजना से उष्णकटिबंधीय जो हरित वन है उनके विकास को बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन भारत के इस राज्य में स्थित हुआ था। वो कहाँ पे था? केरल में था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल है, उसका जिला है पलक्कड़। और किसके लिए था ये? उष्णकटिबंधीय हरित वन थे उनके विनाश से बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% है और वे मुख्यतः वनाच्छादित एवं पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आगे कह रहा है जो अनुसूचित जनजाति होते हैं समुदाय का मुख्य लक्षण आदिम विशेषता भौगोलिक अलगाव और आर्थिक पिछड़ापन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ए और आर दोनों ही सही हो रहा है और साथ में व्याख्या भी इनकी सही है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। वायु का जो स्तरीय है लेमिनार प्रवाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कणों का सभी दिशाओं में गति या फिर कणों का एक दिशा में गति या फिर जो पृष्ठीय पवन है उनकी दिशा में विचलन या फिर दो समदाब रेखाओं के बीच की वायुदाब की घटना। तो जो लेमिनार प्रवाह होता है वो होता है क्या? कणों का एक दिशा में गति होना होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इसकी व्याख्या है वायु का जो स्तरीय यानी कि लेमिनार प्रवाह है जिसमें कण एक दिशा में गति करते हैं। लेमिनार फ्लो या फिर कैबिनेट जो एक संलग्न वर्क स्टेशन होता है जिसका उपयोग कैबिनेट में प्रवेश करने वाले सभी कण को पकड़ने के लिए फिल्टर के माध्यम से प्रदूषण मुक्त वातावरण को बचाने के लिए किया जाता है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। कैबिनेट होता है, वर्किंग स्टेशन होता है, प्री फिल्टर होता है, पंखा ब्लोअर होता है, यूवी लैंप होते हैं, पेपा होता है एवं फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो मानचित्र मापनीय कृषि समुदाय के भूदृश्य में भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अध्ययन कैसा हो रहा है? विस्तृत हो रहा है, यानी कि मानचित्र का मापनी कैसा होगा? छोटी होगी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, 1:10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये सब में छोटा कौन सा हो जाएगा? यही है। तभी अगर मापनी छोटी होगी तो अध्ययन कैसा होगा? विस्तृत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के जो हिमाचल प्रदेश है राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है? पढ़िए इनको। जल विद्युत उत्पादन की बहुत संभावनाएं होती हैं यहाँ पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में जो उच्च साक्षरता दर है और यहाँ पे बागवानी क्रियाकलापों में अधिक संभावनाएं होती हैं। ए बी सी तीनों सही है। आगे कहा गया है इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन यहाँ पे नहीं है। कृषि भूमि का अधिक अनुपात है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए एंड बी और सी तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपके दो पैराग्राफ है उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल-मसूदी है उनकी पुस्तक पूछी गई है। अल-मसूदी की जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे किताब मुराज अल दुहा। अल इदरसी के द्वारा लिखी गई है टेबुला रेजियाना। अल वरूनी के द्वारा लिखी गई है किताब अल हिंद और इब्न खल्दून के द्वारा लिखी गई है मुकद्दिमा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही पैराग्राफ को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका जो शिफ्ट सेकंड का पेपर था 2000 दिसंबर 2020 जून 2021 का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन नेक्स्ट पेपर देखेंगे। और अभी अगर आप जो चैनल है उस पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, पुराने हैं तो शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।